बॉलीवुड में अक्सर एक डायलॉग सुनते हैं कि जेल में 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी। क्या ये सब सच होता है? क्योंकि अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट 7,000 करोड़ अप्रोक्स बजट निकालती है फॉर इंडियन प्रिजन्स। लेकिन क्या आपको सच्चाई पता है? इसमें से लीस्ट खर्च किया जाता है फॉर इनमेट्स। वहीं अगर मैं 2022 की बात करूं तो उत्तराखंड में पर इनमेट सिर्फ 6,000 रुपए खर्च किया गया था पूरे साल में। आप सोच सकते हो कि क्या सिर्फ बेसिक नीड को छोड़कर उनके ऊपर और कोई खर्चा नहीं किया जाता? क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो इंडियन प्रिजन्स में दी जानी चाहिए इनमेट्स को, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आपको एक और सच्चाई बताती हूँ। आपको लगता होगा कि वुमेन्स जो होती हैं जेल में उनके लिए काफी सारी फैसिलिटीज होती होंगी, ऐसा नहीं होता। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 22,918 वुमेन्स हैं इन इंडियन प्रिजन्स, लेकिन हर एक कैदी के साथ बहुत ही बदसलूकी से बर्ताव किया जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे इंडियन प्रिजन्स में सभी इनमेट्स को एक नर्क की जिंदगी दी जाती है। और ऐसे ही हर कोई नहीं मानता कि जेल की जिंदगी नर्क के बराबर होती है। इंडियन प्रिजन्स की बात की जाए तो बजट तो काफी ज्यादा निकाला जाता है, लेकिन इनमेट्स के ऊपर खर्च नहीं किया जाता। आज इस वीडियो में मैं आपको सारे ट्रुथ्स बताने वाली हूँ बिहाइंड द इंडियन प्रिजन्स और सभी कैदियों के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है और क्यों इतने सारे लूप होल्स हैं वहां पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं 2020 और 21 के बजट की बात करूं तो गवर्नमेंट ने अप्रोक्स 6,000 करोड़ का बजट निकाला था। वहीं 21-22 में लगभग 7,000 करोड़ था। अब यहाँ पर समझने के लिए सभी चीजों को हमें जेल सिस्टम भी पहले समझना होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से तरीके के जेल होते हैं और वहां पर लोगों के साथ कैसे सलूक किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल जेल्स की। सेंट्रल जेल वो होते हैं जहां पर वो कैदी रहते हैं जिनको 2 या फिर 3 साल की सजा होती है। यहाँ पर कैदियों के लिए रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। इसका मतलब ये होता है कि वो काम भी कर सकते हैं और अपना माइंड भी चेंज कर सकते हैं। वो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग वहां पर काम करते हैं, जैसे कि कारपेट बनाना, बैग्स बनाना एटसेट्रा। अब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही सभी जेल्स को मैनेज करती है और वहां के वैल्यूज को सेट करती है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये हक होता है कि वो कभी भी वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज कर सकती है। अब जिन स्टेट्स में सेंट्रल जेल नहीं होती वहां पर होती हैं डिस्ट्रिक्ट जेल्स, लेकिन सभी कैदियों के साथ बर्ताव सेम ही किया जाता है। तो अब सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर आती है। इंडियन जेल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब जेल्स ओवर क्राउड हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल जेल में जहां पर 4.3 लाख लोगों के रहने की जगह है, वहीं पर रह रहे हैं 4.78 लाख, मतलब कि 75,000 लोग एक्स्ट्रा रह रहे हैं। और एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 10 लोगों के लिए एक टॉयलेट होना चाहिए, लेकिन वहीं पर कम से कम 70 से 80 लोग एक टॉयलेट को यूज कर रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि वहां पर कितना ज्यादा हाइजीन प्रॉब्लम होगा और कितनी ज्यादा बीमारियां फैलती होंगी। और जब ऐसी चीजें होती हैं तो बीमारियां बहुत ज्यादा जल्दी पकड़ लेती हैं। अब एक बार पहले ये समझते हैं कि ओवर क्राउड आखिरकार होता कैसे है। अभी मैं आपको एक टर्म बताती हूँ जिसका नाम है अंडर ट्रायल। हर 100 कैदी में से 50 कैदी वो होते हैं जो कि अंडर ट्रायल होते हैं, जिनका मुकदमा अभी चल रहा होता है। और कुछ तो ऐसे कैदी होते हैं जो बेकसूर होते हैं और वो जेल में रह रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अंडर ट्रायल्स को लेकर गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं लेती। अब इसी से रिलेटेड आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मोहम्मद आमिर खान हाथों के नाखून और पाँवों के नाखून की क्लास से निकाल। मैं 20 फरवरी 1998 की उस रात को कभी नहीं भूल सकता। जिनको दिल्ली से अरेस्ट किया गया था एज एन टेररिस्ट। उनको 14 साल तक तिहाड़ जेल में रखा गया और 14 साल के बाद जब वो रिहा हुए तो ये पता चला कि वो इनोसेंट थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि जेल में उनके साथ इस लेवल का टॉर्चर किया जाता था कि अगर कोई आम इंसान देखेगा तो उसका दिल दहल जाएगा। उनसे बहुत सारे ब्लैंक पेपर भी साइन कराए गए ताकि वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर लें। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर वो मना करते थे उन ब्लैंक पेपर पे साइन करने के लिए तो भी उनको टॉर्चर किया जाता था। उनके नाखून, हाथ और पैरों के नेल्स को प्लास से उखाड़ा जाता था। किस लेवल का टॉर्चर हो रहा है अब आप सोच सकते हो।
साथ में अगर आपको इनकी पूरी कहानी जाननी है ना, तो इनकी एक बुक भी है जो आप पढ़ सकते हो, फ्रेम्ड एज अ टेररिस्ट। उसमें आपको पूरी स्टोरी पता चलेगी कि कैसे उनको अरेस्ट किया गया और कैसे उनके साथ टॉर्चर हुआ। तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके का सुलूक किया जा रहा है सभी प्रिजनर्स के साथ। अभी तो हमने बात की नॉर्मल प्रिजन्स की, नॉर्मल जेल की, जिसमें मेंस रहते हैं। क्या आपको पता है कि वुमेन्स के साथ क्या सुलूक किया जाता है? हर 10 में से 5 वुमेन के साथ हर दिन रेप किया जाता है। और जेल में जिन वुमेन्स को बच्चे होते हैं उनको एक अलग स्कूल में डाला जाता है, और उस अलग स्कूल में भी उन बच्चों के साथ फिजिकल हरासमेंट होता है। और वो फिजिकल हरासमेंट करता कौन है? वहीं के स्टाफ मेंबर्स। ये भी रिपोर्ट किया गया था बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल का टॉर्चर किया जा रहा है। आपको एक और चीज बताती हूँ कि वहां पर वुमेन्स को एक एक छोटी छोटी चीज के लिए परेशान होना पड़ता है, यानी कि बेसिक नीड जैसे कि सैनिटरी नैपकिन्स तक उनको अवेलेबल नहीं कराए जाते हैं। और आप इस चीज से सोच सकते हो कि अगर एक ही वॉशरूम को बार बार 10 या फिर 20 महिलाएं भी यूज कर रही हैं तो कितना हाइजीन इशू होता होगा, और वहीं से बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं। और काफी डेथ्स तो इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से होती हैं जेल्स में। अब यहाँ पर अगर मैं सेकंड लूप होल की बात करूँ ना, तो बहुत ही ज्यादा करप्शन है। करप्शन कैसे है कि जो सेम जेल में एक नॉर्मल कैदी के साथ बिहेव किया जा रहा है, वहीं जो रिच कैदी होते हैं, जो वीआईपी कैदी होते हैं, उनको मॉल जैसे शॉपिंग करने की भी इजाजत होती है जेल में। और सारी फैसिलिटीज को लेने के लिए क्या करना पड़ता है? जेलर्स को पैसा देना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो जेलर्स होते हैं वो कैदियों को अपनी फैमिली से भी नहीं मिलने देते, और ऐसी वजह से उनको ब्राइब कर कर अपनी फैमिली से मिलना पड़ता है। ये सब अब हमने डिस्कस किया। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि वहां पर बहुत ही ज्यादा हाइजीन इशू होता है। जब वहां पर इतने सारे लोग रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइजीन इशू बहुत ज्यादा होगा। अब सेंट्रल जेल में तो हाइजीन इशू होता ही है। जो डिस्ट्रिक्ट जेल्स होते हैं ना, क्योंकि वहां पर उनका मेडिकल टेस्ट रेगुलरली नहीं किया जाता, तो डिस्ट्रिक्ट जेल्स में सबसे ज्यादा HIV एड्स जैसी बीमारियां बहुत जल्दी फैलती हैं डिस्ट्रिक्ट जेल में। अब यहाँ पर एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है कि स्टाफ का बहुत ज्यादा शॉर्टेज होता है। अगर मैं स्टाफ शॉर्टेज की बात करूं तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में जो रेशियो है वो 1:7 है, यानी कि 7 इनमेट्स के लिए सिर्फ एक प्रिजनर होता है जो उनकी देखभाल करता है। वहीं यूके की अगर मैं बात करूं तो वहां का जो रेशियो है वो 2:3 है, यानी 3 इनमेट्स के लिए 2 प्रिजनर्स होते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि किस लेवल से वो एक प्रिजनर 7 इनमेट्स को ट्रीट करता होगा। आज इस वीडियो में हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, लेकिन गवर्नमेंट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकालना चाहती। आप इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सबके दिमाग में एक ही चीज आती है कि अगर वो कैदी है, उसने कुछ गलत किया है तभी वो जेल गया है और वो डिजर्व करता है ऐसा नहीं। जेल एक ऐसी जगह होती है जहां पर इंसान चेंज हो सकता है। अगर वो चाहे तो वो बहुत अच्छी चीजें सीख कर एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकता है, या फिर वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव माइंड लेकर भी बाहर आ सकता है। अगर हम सच में ये चाहते हैं कि उनको कुछ ऐसी वैल्यूज सिखाई जाएं जो वो बाहर आकर यूज कर सकें, तो हमें उनको ऐसा कल्चर भी देना पड़ेगा। अगर वहीं पर वो लोग परेशान होते रहेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि कभी भी वो वैल्यूज नहीं सीख पाएंगे। आप क्या सोचते हो इस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।